कर लेते हैं हम कैश फ्लो का एक सवाल। IFRS 15 को मैंने छोटी सी ब्रेक मारी है और एक सादा सा सवाल जो आप F3 में कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से, कैश फ्लो, ये वही कैश फ्लो है। बस मेरी तसल्ली हो जाए अगर मैं एक सवाल आपको इसका करा दूं। उसके बाद जितने सवाल इसके हमारी किताब में आएंगे वो सारे तो हम करेंगे ही, लेकिन जो इसकी किताब में थ्योरी लिखी हुई है वो थ्योरी मैं सवाल की शक्ल में एक बार आपके सामने से गुजार दूँ, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर थ्योरी यही है कि कैश फ्लो कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, कितनी एक्टिविटीज़ में बांटते हैं उसको, किस एक्टिविटी में क्या आता है, किस एक्टिविटी में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी बातें। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जैसा कि आपको पता है 5 कंपोनेंट्स हैं एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कंप्लीट सेट के कितने कंपोनेंट्स हैं जी? 5। ठीक है जी, तो उन 5 कंपोनेंट्स का नाम SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ बना रहे हैं, बनाकर सीखा भी था। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है ये आपको प्रॉफिट्स बताती है। प्रॉफिट्स क्या बताती है जी? प्रॉफिट्स। क्या प्रॉफिट्स कैश फ्लोज भी होते हैं? ज़रूरी नहीं है। प्रॉफिट की फिगर इज़ नॉट अ कैश फ्लो। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपने इनकम लेट से बुक की उसका कैश रिसीव भी हो गया, एक्सपेंस आपने बुक किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें आपको एक्सपेंस बुक किया, उसका कैश, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेट से टैक्स एक्सपेंस आपने बुक किया, उसका कैश भी पे हो गया। इट इज़ पॉसिबल कि आपके पीएनएल के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो एक्सपेंस बुक हुआ तो पे भी हुआ, इनकम बुक हुई तो रिसीव भी हुई, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये 2 बेसिक पिलर्स हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके ऊपर खड़ी हैं। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं एक्रूअल बेसिस पर। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो नेट प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है वो कैश फ्लो नहीं है। तो कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर, कितने कैश इनफ्लोज हुए, कितने कैश आउटफ्लोज हुए, वो यूज़र को दिखाने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या दिखाएगी आपको? कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज, इनफ्लोज और आउटफ्लोज। अच्छा, अब अगली बात, ये कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिखाती है। अब इस स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, जैसे बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, कभी अपना एक फॉर्मेट है। हम बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में, यानी इस पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज़ के हिसाब से 3 सेक्शंस में बांट लेते हैं, जिसमें सबसे पहला मामला क्या है? बिजनेस ने जो पैसा इस्तेमाल किया है, बिजनेस में जो पैसा इस्तेमाल हुआ है वो कहाँ कहाँ से अरेंज किया गया, इसको कहते हैं फाइनेंस। बिजनेस कहाँ से हुआ, फाइनेंस कहाँ से रेज किया? 2 तरह से ही फाइनेंस रेज होता है, रेशियोज में भी हमने पढ़ा था। शेयर होल्डर्स घर से पैसे लाएं, इक्विटी। ओनर्स घर लेकर ना जाएं, शेयर होल्डर्स। बिजनेस ने पैसा कमाया, रिटेन्ड है प्रॉफिट्स अभी तक, रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी। नए शेयर इशू किया वो तो हो गया ना, ओनर घर से ही लाएंगे। उसके बाद बैंकों ने लंबे अरसे के लिए लोन दिया, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम क्या लेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम वो कैश फ्लोज लेते हैं जो प्राइमरीली डील कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। जो फाइनेंसिंग हुई है वो कहाँ कहाँ से हुई होती है, ये जहन में रखते हुए इसमें जो मोटी मोटी आपके सामने जो चीज़ें आएंगी वो क्या होंगी, जैसे मसलन न्यू शेयर्स इशू करेंगे। न्यू शेयर्स इशू करेंगे तो आपके पास कैश इनफ्लो आएगा। आप न्यू लोन रेज करेंगे, न्यू लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड या टेकन, तो आपको कैश इनफ्लो आएगा।
अच्छा, शेयर्स जो है वो बाय बैक होते कोई नहीं है, आप मतलब जो कंपनी ने एक बार शेयर ले लिए वो अपनी ज़िंदगी में वो पैसे वापस नहीं करती। लेकिन न्यू लोन जो लिया था तो ओल्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन रीपे भी होता है, तो रीपे होगा तो कैश आउटफ्लो होगा। ये इनफ्लो हो रहे हैं और ये क्या हो गया, आउटफ्लो। उसके बाद फिर ये जो फाइनेंस करते हैं लोग, जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, इनको कुछ कॉस्ट पे की जाती हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है और लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइडर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं जी, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई की जा सकती हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आती है। अच्छा, जो दूसरी मेन कैटेगरी होती है, अच्छा अब ये सवाल के अंदर जो कैश फ्लोज जो हैं वो इनसे रिलेट करते होंगे, नए शेयर इशू करने से जो कैश इनफ्लो हुआ, या आपने डिविडेंड पे किया, या आपने इंटरेस्ट पे किया, या आपने लॉन्ग टर्म लोन कोई रीपे किया, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज कहाँ नज़र आएंगे, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये जो पैसा आपने इकट्ठा किया, ओनर्स घर से लाए या लॉन्ग टर्म के लिए आपने बैंकों से लिया। आप याद करें, आपको रेशियोज़ के टॉपिक में ये बात पढ़ाई गई थी कि जब ये पैसे लिए जाते हैं तो फिर इनको लॉन्ग टर्म वेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, लोन लेकर उसको फिर पड़ा नहीं रखा जाता, बल्कि उससे लेट से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, फैक्ट्री लगाई, बिजनेस किया, ताकि रिटर्न कमाएं और लोन वालों को, डिविडेंड वालों को उनके पैसे भी दें और कुछ बिजनेस जो है वो रिटेन भी कर सकें। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपकी क्या एक्टिविटीज़ आएंगी, आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स, न्यू नॉन करंट एसेट्स परचेज़ किए अगर, तो ये आपके पास एक आउटफ्लो के तौर पे नज़र आएगा, क्योंकि क्या होना है जी, आपका कैश जा रहा होगा। तो न्यू नॉन करंट एसेट्स परचेज़ करेंगे अगर आप, तो ये कैश इनफ्लो, ये आउटफ्लो होगा। या आप कोई और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो कोई नॉन करंट एसेट परचेज करने पर आपका आउटफ्लो होगा। और अगर कोई आपने सेल किया है तो सेल प्रोसीड्स, कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये आपका आ जाएगा इधर प्लस। फिर आपने मसलन कोई, आपको लेट से गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव, अच्छा इन्वेस्टमेंट आपने जो कर दी लॉन्ग टर्म, उससे इनकम आती है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव इनकम नहीं लेनी हमेशा, याद रखना यहाँ पर तो क्या होना है, हाँ, कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो इन्वेस्टमेंट इनकम की रिसीट है, प्लस कोई गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी है, गवर्नमेंट ग्रांट की रिसीट है, तो ये गवर्नमेंट ने भी ग्रांट किस लिए दी है, ये आपको फाइनेंस करने के लिए दी है, तो गवर्नमेंट ग्रांट की रिसीट हुई है, तो ठीक है, ये भी इनफ्लो है। तो इस तरह से कुछ इनफ्लोज कुछ आउटफ्लोज। अब नॉन करंट एसेट्स में सभी आ जाते हैं, इंटेंजिबल भी आ जाता है, पीपीई भी आता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आती है, बायोलॉजिकल एसेट भी आ जाता है। नए खरीदोगे तो कैश आउटफ्लो, पुराने बेचोगे तो कैश इनफ्लो। गेन लॉस की बात नहीं कर रहा, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जनाब आपका आता है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, अब ये आपने इससे ऑपरेशंस करने, ठीक है, ऑपरेशंस क्या, आप जो नॉर्मल आपकी एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो आपके नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, जिस काम के लिए आपने बिजनेस सेट किया हुआ है, यहाँ पर वो सारे कैश फ्लोज आएंगे। ठीक है जी, तो अब इसका एक अपना फॉर्मेट है, ठीक है, तो बाय द वे मैं फॉर्मेट ही बना देता हूँ। असल में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करते हैं, वैसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपका स्टैंडर्ड शुरू करवाता है। ज़रा देखना ले स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, जो कहता है वही कर लेंगे, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, और क्या। आपकी किताब के अंदर वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करवाता है और फिर उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस को एडजस्ट करता है एज एन एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। नो डाउट नई चेंज ये कही जा रही है कि आप, ये सजेशन दी जा रही है, कहा जा रहा है इनको, यार पीबीआईटी से ही शुरू कर लो,
लेकिन अभी तक आपका स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आप कहाँ से शुरू किया करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करेंगे और एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स करते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद हाँ उसमें जितने भी नॉन कैश आइटम्स में क्या आता है, नॉन कैश आइटम्स में मोटे मोटे आइटम्स अगर मैं लूँ तो नॉन कैश आइटम्स में आ जाएगा जी डेप्रीसिएशन, आप ऐड बैक करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्शन या अमोर्टाइजेशन कर लो ना यार, ये लो अलग अलग अब लोगे, इसको आप क्या करते हो, एक्सपेंस होता है तो ऐड बैक करते हो। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तो ऐड बैक करोगे, क्योंकि हमने क्या लेना है, इंटरेस्ट पेड, क्या लेना है हमने, इंटरेस्ट पेड कैश फ्लो में। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जब स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, तो वहाँ तक आते आते ये चीज़ें लेस हो चुकी हैं, ऐड बैक करेंगे। कोई लॉस ऑन डिस्पोजल है तो लॉस इज़ नॉट कैश फ्लो इज़ कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो दो चीज़ें हुआ करती थी, याद करो, डिस्पोजल के लेजर में एक बुक वैल्यू ऑफ एसेट लिखी, कैश लिखा और गेन लॉस आता था। तो कैश फ्लो इधर लेना है, गेन लॉस। अभी तक हम P&L बैलेंस शीट बनाते आए तो सारी लड़ाई इनकम एक्सपेंस के पीछे पड़े हुए थे, उसके लिए थी। लेकिन अभी एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और अब हम किसके पीछे भागेंगे, कैश के, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड हो गया। अच्छा, ऐसे ही कोई गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट है तो वो लेस कर देंगे। अच्छा, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, ये इन्वेस्ट किए हुए ना पैसे इजाफी, या इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड वगैरह की इनकम को लेस कर देंगे। हमने तो क्या लेना होता है, कैश इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम की रिसीट लेनी होती है। ठीक है जी, वगैरह वगैरह। बाकी जो सवाल, इम्पेयरमेंट भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, रीवैल्यूएशन लॉस एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो बैड एंड डाउटफुल डेट नॉन कैश एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, रिवर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरी चीज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स। तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स में आपने सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ लेनी है। ठीक है, सारे करंट एसेट्स आपने चेंजेस लेनी है, करंट एसेट्स में आपने चेंजेस लेनी है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बताऊंगा तरीका, बड़ा आसान इंशाल्लाह, मसला ही कोई नहीं रहेगा। करंट लायबिलिटीज़ लेनी है, वो करंट एसेट्स में आ जाता है ना, करंट एसेट में, मतलब हर एक एसेट लायबिलिटी अलग अलग लेंगे, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज अलग लेंगे, लेकिन यहां पर ये प्लस या माइनस जो करना होता है यहां पर आपने अदर देन इंटरेस्ट एंड टैक्स, अदर देन इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्स जो है उसका आपने लाजमी लेजर बनाना है, उसको यहां पे नहीं लेना। ठीक है, अच्छा अब इंटरेस्ट का मतलब फिर समझ जाओ, इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, इंटरेस्ट इनकम भी है। यहाँ पे इनकम उल्टानी है, कैश लेना है, एक्सपेंस उल्टाना है, कैश लेना है। ठीक है, तो अदर देन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, इनको आपने यहाँ पर लिया करना है। डन हो गया, ठीक है, और सही है। अच्छा, अब इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद जो आंसर आया करता है उसको कहा जाता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहा जाता है जी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, सॉरी प्रॉफिट कह रहा हूँ, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये एक ब्रेक है छोटी सी जो यहाँ पे हम लगाते हैं। उसके बाद फिर इसमें से लेस कर देते हैं टैक्स पेड। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। अब मैंने फिलहाल इंटरेस्ट पेड उधर रखा हुआ है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है जी, कैश फ्लो, हाँ, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मैंने फॉर्मेट आपका ऑलरेडी ब्रेक में बना दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात, दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन देता है, आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो दो चीज़ें पड़ी हैं, ये डिविडेंड पेड, चाहो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस कर दो, चाहो तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे, ये टैक्स पेड के नीचे डिविडेंड पेड माइनस कर दो। नंबर 2,
चाहो तो इंटरेस्ट पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर दो, चाहो तो इसको भी टैक्स पेड के नीचे यहां पे आकर लिख दो। अब हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली स्टैंडर्ड ने ना ये ऑप्शन देने के बाद अपने एक्चुअल ओरिजिनल स्टैंडर्ड ने क्या किया हुआ है, अपने जो अपेंडिक्स में एग्जांपल दी उस एग्जांपल के अंदर उसने डिविडेंड पेड को इधर रख लिया और इंटरेस्ट को उधर रख लिया है। तो फिर हम भी यही कर लेते हैं, जबकि ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड आप यहां पे माइनस कर दें। भाई बात समझ आई? तो ये आप यहां पे माइनस कर सकते थे, वहां पे भी माइनस कर, यानी अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों ही तरह से इजाजत है आपको। ठीक है, ये और डिविडेंड पेड भी यहाँ पे आ सकता था, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड ने अपने अपेंडिक्स वाली एग्जांपल में ऐसे किया हुआ है तो अब किताबें अक्सर इसी को ही फॉलो कर लेती हैं। ठीक है, तो ये जनाब हमारा फॉर्मेट होगा। टोटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी एक टोटल आएगा, फिर ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक टोटल आएगा, और इन तीनों का नेट कर लेंगे हम, नेट कैश फ्लोज हमारे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये मैं यहाँ से उठा कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये दोनों जगह नज़र आ सकते थे, लेकिन इनके अंदर मैंने ये काम कर लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आएगा। ठीक है, नेट करके प्लस माइनस। ठीक है, और ऐसे ही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा, और इन सब का टोटल करेंगे तो नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। ये काम आपने किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशी की बात है, लेकिन एक बार दोबारा करने में डेथ नहीं पड़नी चाहिए आपको, कुछ नहीं होता। ठीक है, पढ़ने आए हैं, पढ़ा करें हैं जी। ओके, चलें, कुछ भी नहीं होगा, एक दफ़ा सवाल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों डेथ पड़ती है आप लोगों को। तो ये हमने करना है एक बार रिवाइज। ठीक है, तो मैंने सवाल जो आपको दिया उस सवाल को मैंने पहले पढ़ा। इस सवाल में पीबीटी गिवन है, हमारी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट, टैक्सेशन गिवन है, टैक्स का लेजर बनेगा उसमें जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कहाँ जाएगा, नहीं वो तो पीबीटी होता है। हाँ, क्या बोल रहे थे, सही बोल रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनेगा। रिटेन्ड अर्निंग वर्किंग कैपिटल तो नहीं है, उसको तो लेजर ही बनना है। लेजर सब चीज़ों के बनने हैं। इस कैश फ्लो के टॉपिक में हम हर चीज़ का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। तो पहला असूल क्या लिखोगे आप, हम हर बैलेंस शीट के, ये मैं एक असूल बना रहा हूँ, ये रूल लिख रहा हूँ, इस पर सारी कैश फ्लो में करेंगे कि बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। ठीक है जी, अच्छा, लेकिन अगली बात है देखो, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, वर्किंग कैपिटल आइटम्स के लिए एक्सेप्शन क्या है बताया आपको, लेकिन बोलो क्या, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर लाजमी बनाना है, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर हम लाजमी बनाएंगे। हालांकि देखा जाए तो ये भी क्या है, करंट लायबिलिटीज ही है ना, या करंट एसेट में पड़े होंगे। एडवांस टैक्स हो जाए तो करंट एसेट होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो जाए, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल हो जाए, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये करंट लायबिलिटी होगा ना, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी। तो इनका लेजर लाजमी बनाना है। तो ये असूल नंबर 1 हो गया। एक छोटी सी असूली और लिखनी है, और वो असूली क्या है, बैड डेट रिटर्न ऑफ और प्रोविजन को इग्नोर करेंगे, प्रोविजन को इग्नोर करेंगे, बिजली आ गई भाई, और वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, और वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस में नेट डेटर्स यूज कर लेंगे। ठीक है जी, ये कहीं और ना लिख लेते हैं असूल, ये यहां ले आओगे। ठीक है जी, को इग्नोर करेंगे और
वर्किंग कैपिटल आइटम्स चेंजेस में और चेंजेस फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स में नेट डेटर्स को नेट रिसीवेबल्स, नेट भाई हमारा एजाज हमें याद आ रहा है, नेट डेटर्स को ले लेंगे। बस एनफ इज एनफ, नथिंग एल्स। ये सारी कैश फ्लो है। बस अब एक सवाल कर लेंगे, थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है भाई, ज़रा पूछना, वो अहमद को बुलाना, तरफ से पूछ लें। असर ने मेरे ख्याल में 5:30 का मैसेज किया। अब नमाज भी अपनी पहले पढ़नी है, फिर चलो कोई नहीं, जितने दिन बच्चों ने वेट किया सीए वालों ने, कुछ मिनट और भी सही। ठीक है जी, ये समझ आ गया। अब सवाल की तरतीब, ये लेक्चर जो है ये मैं अवेलेबल भी करूँगा यूट्यूब पे, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट 2 है ना? ठीक है, पार्ट 2 चल रहा है ना? ये मैं लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल करूँगा, दोबारा इसको देख लेना। बेशक देखना पड़े तो, अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा देखना, पर तरतीब ये नहीं छोड़नी। ठीक है, अब असूल क्या बन गया जी? बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर हम पहले बना लेंगे, सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश और कैश से मिलती जुलती चीज़ें, कैश और कैश से मिलती जुलती चीज़ें जिनमें आप कैश एट बैंक, कैश इन हैंड जी, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो होती है, जैसे रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, बैंक ओडी लिख देता हूँ। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, आप अगर अपनी किताब को देखेंगे ना, इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे, एक बार पढ़ना तो लाजमी है सारी थ्योरी को, कहीं एमसीक्यू ना मिस हो जाए हमसे। तो जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे वो आपको लिख कर देगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब रेडिली कन्वर्टेबल हो। रेडिली कन्वर्टेबल का मतलब, रेडिली कन्वर्टेबल मतलब वो कहता है 1.5 महीना, 6 वीक्स का लफ्ज़ लिखा हुआ उसने, कि ऐसे एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं 6 वीक्स के अंदर, ऐसी लायबिलिटीज़ जो सेटल करनी हो 6 वीक्स के अंदर ऑन डिमांड, या कम से कम 6 वीक्स। इससे ऊपर चले जाए तो फिर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, फिर वो इससे निकल जाएगा। शॉर्ट टर्म तो फिर भी शायद हो। ठीक है भाई, ज़रा पॉज करिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। बैलेंस शीट आपके सामने है। बैलेंस शीट में आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ पढ़े हैं? ये एक्रूअल एंड अदर पेएबल्स हैं, ट्रेड पेएबल्स हैं, इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल भी तो हैं, लेकिन इनका लेजर बन जाना है। बाकी सारे जो है वो लेजर्स वाले आइटम्स हैं। इधर आए लेजर्स, इधर आए ये वर्किंग कैपिटल आइटम, वर्किंग कैपिटल आइटम, वर्किंग कैपिटल आइटम, ये वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं है। ठीक है, ये प्लांट हमारे ऑपरेशंस का मतलब ये ऑपरेशंस से आने वाला गेन लॉस नहीं होता, तो ये बेचने पर शायद रिसीवेबल आया। एनीवेज कैश एंड बैंक आ रहा है, तो ये भी ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये सारे कुछ को हम लेजर में लेकर जाते हैं। शेयर कैपिटल, अब ओपनिंग क्लोजिंग लेते जाना है आपने। तो शेयर कैपिटल, जो तरतीब बैलेंस शीट की है वही तरतीब से चलना है। ओके, तरतीब नहीं छेड़नी, हमने तरतीब नहीं छेड़नी, इसीलिए तो सारा फॉर्मेट बना लिया। वर्किंग कैपिटल आइटम होगा सीधा इधर लेके जाएंगे। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा सीधा इधर वर्किंग में लेकर आएंगे। सारी चीज़ें लिख दी मैंने जो मैक्सिमम आ सकती हैं। सवाल में सारी नहीं होंगी तो छोड़ देंगे, लेकिन चूंकि मैंने एक ही सवाल करवाना था तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर लिख दी। ठीक है, एक बार ज़रा अदर एडजस्टमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, कोई मसला तो नहीं किसी में। वैसे मैंने छोड़ा नहीं था मसला, सारे सीधे कर दिए थे। शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर, फिर एक प्लांट बेचा है ड्यूरिंग द ईयर, फिर डेप्शन फॉर द ईयर आ रही है, फाइनेंशियल चार्जेस है यानी कि एक्सपेंस, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल। इसको तो क्या करना है मैंने बता दिया, इसको इग्नोर कर दें। ये ऑटोमेटिकली आपने पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा तो ये देखा होगा आपने कि ये ऑटोमेटिकली जब आप डेटर्स को लेते हैं ना ओपनिंग क्लोजिंग का चेंज, तो ये ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कर देना, इग्नोर। बाकी सादी 4 एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी काम। शेयर कैपिटल ओपनिंग 10,000 है, क्लोजिंग 12,400। पता नहीं अब आपने कैसे किया, पर मैंने ऐसे ही करवाना है सवाल। 10,000 और 12,400। ऐसे ही लेजर्स बनाते थे या किसी और तरीके से करते थे? लेजर्स ही बनाते थे। आप लोगों ने तो पहले उससे पढ़ा हुआ है सीए में, तो आप लेजर्स ही बनाते थे F3 में। छोड़े
पहली बात तो आपने बोला बनाते थे, ठीक है। अगर नहीं बनाते थे तो ये आपको इतना आसान तरीका लगेगा कि आप आज के बाद इसी के ऊपर ही चलोगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये तो वो कंपनी की गारंटी है ना कि आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आगे आ जाओ, शेयर प्रीमियम। एक काम ये भी कर लिया करता हूँ मैं कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का लेजर इकट्ठा कर देता हूँ। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का लेजर इकट्ठा करने से क्या होगा, देखो दोनों लेजर से कैश ही निकलना है, ठीक है, आसानी हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो करना ले, इसी में डाल लेते हैं। ये आपके लिए एक टिप है, अगर शेयर कैपिटल भी आ रहा हो शेयर प्रीमियम भी आ रहा हो। अच्छा ये याद रखना, कैश फ्लो हमेशा हम कब बनाते हैं? जब बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट सारी बन जाती है। तो ये बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट आपके सामने होगी, इसीलिए तो आपको एक्सट्रैक्ट्स के अंदर वो कोई एक दो एक्टिविटीज बनवा लेता है। तो उस एक्टिविटीज का वो जो है इधर से वो रेलेवेंट एरिया वो लेजर ओपन करोगे, कहानी खत्म, सवाल खत्म। आपको बहुत आसान है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में से भी क्या निकलता है? कैश। शेयर प्रीमियम में से भी क्या निकलता है? कैश। तो इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि देखो ना, आपने अगर शेयर्स इशू किए तो आपने कहा शेयर कैपिटल क्रेडिट लेट से 10 रुपए और शेयर प्रीमियम क्रेडिट लेट से 5, तो कैश फ्लो में 15 रुपए इनफ्लो होना है। तो अब दोनों लेजर्स अलग अलग बनाओ, दोनों अलग अलग बनाओगे तो ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा, और ये 10 का कैश इधर आ रहा होगा। और ऐसे ही शेयर प्रीमियम ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा, जितना भी है, ठीक है, और ये 5 का इधर आ रहा होगा। उसकी बजाय अगर आप इकट्ठा ही ये बना देंगे शेयर कैपिटल एंड शेयर वर्किंग है ना हमारी, तो ब्रॉड डाउन लेंगे, कैरी डाउन लेंगे, और यहाँ पे जो कैश आएगा वो इकट्ठा 15 ही आ जाएगा। ये जिंदगी आसान, ये इससे थोड़ी सी वर्किंग सेव हो जाएगी। क्या ख्याल है? पहले मैंने वैसे सोचा अलग ही था, लेकिन एकदम ख्याल आया कि आपको इकट्ठा करा देता हूँ। किया हुआ आपने है काम, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसे कर लो तो मुनासिब रहेगा, ठीक है। ब्रॉड डाउन में आपने फिर क्या लेना है? 10,000 प्लस 0 है, आई थिंक शेयर प्रीमियम ओपनिंग में कितना है? 0। 10,000 जमा 0 10,000 और 12,400 जमा 1,400। इससे बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। 12,400 जमा 1,400 कितना बन गया? ये तो 10,000 ही रहा, और ये 13,800। कैरी डाउन 13,800, ठीक हो गया जी? सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लेजर कौन सा है जी बनेगा? ये दोनों गए, रिटेन्ड अर्निंग। ओपनिंग 12,440, ध्यान से देखना है, क्लोजिंग 13,450। ऐसे ही किया हुआ ना, बस मजा आ जाएगा। फिर अगर ऐसे किया तो बस समझो ये सिर्फ रिवीजन है, क्योंकि आपने मुझसे ये गिला किया था, थोड़ा सा गिला नहीं, मतलब आपने कहा था मुझे लग रहा है कैश फ्लो भूली हुई है। आपको भूली हुई नहीं है, आपको भूली हुई नहीं है, आपको भी पता लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। अल्लाह यार टॉपिक तो तैयार है, साइड पे करो, चैप्टर पढ़ना जरूर है, लेकिन एक बार कि उसमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो नई हो मुझसे पूछो, नहीं तो एक बार तसल्ली हो जाए, क्योंकि ये बड़े सवाल में पार्ट डालता है या फिर 5-6 नंबर के आगे एमसीक्यूज एमटीक्यूज में डाल देगा फिर, ठीक है। छोड़ना उसने कुछ भी नहीं है, बता रहा हूं, लेकिन आपको जो चीज आती है उससे फायदा उठाओ। तो सिर्फ एक बार पढ़ना है। चलो आज जरा काम ज्यादा हो गया, माना, ठीक है, आज ना पढ़ना, कल में पढ़ लेना, परसों में पढ़ लेना, पर्चे से पहले पढ़ना जरूर है। तो जितना जल्दी पढ़ लो उतनी जान जल्दी छूट जाएगी। एनीवेज, ब्रॉड डाउन 12,440, कैरी डाउन जी 13,450। किसी को जरा सा मसला हो रोक लेना है। स्पीड तेज होने का मतलब सिर्फ ये है, लग रहा है आपको स्पीड तेज, अगर है, वैसे है तेज नहीं, इन्हीं गला में कर रहे हैं, लेकिन लगेगा तो उसका मतलब सिर्फ यही है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये मतलब कतन नहीं लेना कि ये पढ़ाना चाह नहीं रहा। रोको जहां पे मसला है। पढ़ाना मैं चाह रहा हूं कि मेरे साथ एक बार ये काम कर लें, ताकि फिर कोई एमसीक्यू आए, कोई दुनिया का मसला आए तो मुझे पता हो मैंने ये इस तरह से बताया हो, मैं आपको पकड़ूंगा वहां जाके, हाँ भी आओ, ठीक है। चले, नेक्स्ट लेजर कौन सा बनेगा? सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन। ओह, ये भी तो अच्छा, इसको ना थोड़ा सा इधर 13,400, ये आखिरी है ना, इसकी जगह बच सकती है। 13,450 था ना जी, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग में ज़रा आइटम ज़्यादा होते हैं। असल में मैं वो आपकी गैर मौजूदगी में ना, मैं बस लेजर बनाता कि मैंने सवाल तो देखा ही नहीं कौन से नंबर पे क्या आएगा, मैंने कहा ज़रा लेजर बनाने का टाइम बच जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो नंबर 4 पे क्या आ गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस। कई बार आपने बनाया ये लेजर, ठीक है, यहाँ तक कि शुरू में लेजर बनाया था, उसके बाद फिर बनाना ही छोड़ दिया था, दिमाग में बन रहा था आपका, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? इसका मतलब क्या है वैसे बाय द वे? इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब इस साल सरप्लस अरोज हुआ है। अब वो जितना अरोज हुआ है ना, अगर वो एंट्री आपने पीपी के अकाउंट में जहाँ कहीं ओपन होगा नहीं डाली ना, तो वो एडिशन बन जाएगा, वो कैश आउटफ्लो बन जाएगा। हालांकि ये तो कैश, ये तो खरीदा नहीं है आपने,
सही है, तरतीब यही रखनी है जी। क्लोजिंग पूरा 4000। चलो नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स। अच्छा एक छोटी सी चीज जो यहाँ पे नहीं है सवाल में, काश मैंने डाल दी होती, चलो कोई बात नहीं, मैं भूल गया, लेकिन जबानी सुन लो। आपको करंट की बाइफरकेशन आती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो चाहे वो लीज हो, बोलो कि करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन अलग करते हैं ना, लोन का भी किया था लीज का भी किया था, ऐसे ही है ना। इस सवाल में अगर यहां पर लिखा होता करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, तो क्या करते? करंट पोर्शन को कहीं ये नहीं कह देना कि ये एक वर्किंग कैपिटल है, वो क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन गया, बल्कि उसकी तरतीब ये है, लोन तो एक ही होता था, लोन को तोड़ते थे, ठीक है। तो बेसिकली लेजर एक ही बनेगा, ओपनिंग में ओपनिंग ऐड कर लेना, क्लोजिंग में क्लोजिंग ऐड कर लेना। ये एडजस्टमेंट भी आ सकती है पर अभी तो नहीं है, ठीक है। मैं भूल गया, मैंने डाल देनी थी, चलें समझा दिया बारह, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म लोन 5000 से 4100 नजर आ रहा है कि लोन रीपे हुआ है। खैर लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग 5000, क्लोजिंग, तो ये जो कमी आई है ये कैश इनफ्लो होगा आउटफ्लो? कैश इनफ्लो कितना? 4100। अब देखो यही नॉर्मली आपसे पूछ रहा है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कभी पूछ रहा है, कभी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पूछ रहा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछेगा, आपका लोन होगा वो रीपे होगा या उसका इंटरेस्ट होगा, वही चीजें आप दिखा रहे होगे, ठीक है। चले जी, उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनता है 48 और 112। तो इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनाना है तो मेरा ये मशवरा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का एक कंबाइंड लेजर बनाओ, जैसे एक्रूवल में एक्सपेंस में ही पेएबल, पेड, कैश सब ले लो, आसानी होती है, सिंगल अकाउंट अप्रोच, ठीक है। ओपनिंग पेएबल, एक्सपेंस पेएबल होगा तो कितना? 48। मैंने वैसे आपको एक्रूवल पढ़ाया नहीं है, वो आपने बहुत बचपन में पढ़ा हुआ है, लेकिन दो तरह की अप्रोचेज होती हैं एक्रूवल करने की। एक अलग अलग अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स बनाएं, दूसरा सिंगल अकाउंट अप्रोच से चले। तो मैं सिंगल अकाउंट अप्रोच से चलता हूँ, सीखी हुई है जिंदगी में, बचपन में कभी नहीं सीखी हुई तो ये तरीका है, बता रहा हूँ, ठीक है। कभी आ जाए एक्रूवल का एडजस्टमेंट करना तो। खैर इंटरेस्ट एक्सपेंस ओपनिंग क्लोजिंग, बस अभी सिर्फ बैलेंस शीट चल रही है। नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल्स 1400 ओपनिंग, ये अब क्या है? अच्छा अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब आपने इसको पता नहीं किस तरह से किया हुआ है, पर मेरे पास इसका एक आसान हल है, एक आसान जुगाड़ है, ठीक है। वो जुगाड़, वो हल क्या है? जब भी आपने ये चेंजेस लेनी है तो उसका असूल ये रख लें। मुझे बताएं, बचपन से आपको एक चीज़ पढ़ाई गई है जो अब आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर एसेट्स में कोई भी एसेट हो उसमें इंक्रीज आए तो उसका क्या करते हैं? डेबिट। तो दूसरा इम्पैक्ट फिर कैश फ्लो पर क्या ले लो? कैश फ्लो को, यानी कैश लिख देता हूँ, कैश यानी कैश फ्लो जो भी कह दें, ठीक है, उसको क्या कर दें? डबल एंट्री पूरी करने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट, मतलब कम कर दो, ठीक है। ये एक जुगाड़ है जो कभी भी आपने कैसे ऐसे ही याद किया होगा? रूल लिखवाया था। ये रूल आप जाकर अब घर दोबारा ओपन करिएगा, ये रूल ही है, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी इंशाअल्लाह गलत नहीं होगा। तो क्या कर लें, आपको दुनिया की कोई ताकत आपको ये तो नहीं बता सकती, ये तो नहीं आपसे अब बचा सकती कि एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। ये तो आप बचपन से ही पढ़ के आए हैं, आप 7 में पहुंचे हैं, मुझे ये तो कोई नहीं बताने की जरूरत कि एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, एसेट कम होना क्रेडिट होता है, ये तो पता है ना। बस इतना सा पता होना चाहिए, इसका बढ़ना डेबिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश क्रेडिट, मतलब कैश फ्लो बना रहे हो तो क्रेडिट। जुगाड़ है, जुगाड़, लेकिन एरर फ्री जुगाड़ है, कोई रूल नहीं याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड कम भी तो हो सकता है, तो अगर एसिड कम हो जाए तो एसिड का कम होना, कोई भी एसिड कम होना क्या होगा? क्रेडिट। तो फिर कैश यानी कि कैश फ्लो के अंदर जो बना रहे हो तो उसको बढ़ा लो, यानी डेबिट। अच्छा अगर ये इस तरह से है तो लायबिलिटी का फिर इसके उलट नहीं हो जाएगा? लेकिन आपने इस तरह नहीं याद करना, आपने हमेशा डबल एंट्री सोच लेनी है, उससे बड़ा फायदा होगा आपको, ठीक है। अब लायबिलिटी जो है, लायबिलिटीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लायबिलिटीज का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर ओपनिंग, लेकिन ये डिफरेंस कैसे लेना है? ऐसे ओपनिंग से क्लोजिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए, अगर एसेट बढ़ा है तो डेबिट, एसेट कम हुआ है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी है तो क्रेडिट, कम हुई है तो डेबिट। अब ये एक एरर फ्री जुगाड़ है, ओके। कैसा लगा जुगाड़?
कैश लो कम होगा मतलब क्रेडिट, और कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने वो रूल याद नहीं किया हुआ तो फिर अभी भी ना ही करें। ओके हो गया। लायबिलिटी कम होना डेबिट होता है, तो दूसरा इम्पैक्ट कैश यानी कैश फ्लो पे। ये एरर फ्री तरीका है, अब अपना रूल आप याद ना करें, बस इसको लगा दें। हाँ, रूल चेक कर लीजिएगा जाके, हमेशा यही होगा, अब जाके घर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस जुगाड़ ने जिंदगी कर दी आसान, और मुफ्त के नंबर हैं 5 मिनट में, 5 ज़्यादा बोल गया, 2 मिनट के अंदर ये नंबर अब आपके, ठीक है। रूल की याद रखने की टेंशन खत्म, ये टेंशन खत्म, कोई गलत ना हो जाए, इतना आसान हो गया, बस कैलकुलेटर उठाओ। लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी डेबिट, तो कैश क्रेडिट। उलट लिख गया, सॉरी जी। तो कैश क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। वो कर देता हूं मैं, इसको करो ना, इसको तो करो अब। लायबिलिटी कम हुई तो लायबिलिटी डेबिट, तो दूसरा इम्पैक्ट कैश क्या कर दोगे, कैश क्रेडिट, यानी कम होगा, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी बढ़ी तो लायबिलिटी क्रेडिट, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, तो ये सॉरी ऊपर वाला लिखा गया था। अच्छा चलें जी चलें, ये बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त के नंबर हैं आप, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। इधर ना देखो, ये तो बताया है, बाद में नोट कर लेना, अभी तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। पहले क्या आ गया, पेबल्स आ गया, तो कोई नहीं, आन दो, तरतीब मेरी ये चल रही है, मैं ऐसे ही चलूंगा, ठीक है। अब ट्रेड पेबल्स क्या हैं, 1400 से 1900 पर गए, मतलब 500 से बढ़े। इधर देखो, मैंने यहां पे आकर लिखना है ट्रेड पेबल्स, ये लिखना है ट्रेड पेबल्स, और ब्रैकेट में ये वर्किंग शो करनी है, कितना जी। अच्छा, पहले ओपनिंग लिख लो, बाद में क्लोजिंग। पहले क्या है, 1400। इसका फायदा ये होगा कि सारे आपके इसी तरह से चलेंगे, आप सारे ऐसे ही लिख लो भाई। इधर तो प्लस माइनस आपने अपने रूल के हिसाब से करना है। अब इधर देखो, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए लायबिलिटी बढ़ी है, लायबिलिटी का बढ़ना होता है क्रेडिट, छोटा सा मैंने यहां पे लिख दिया अपने लिए क्रेडिट, तो फिर कैश फ्लो क्या होगा, डेबिट, 500 से पॉजिटिव, ठीक है। नाम ही नहीं लिखा यार बिजनेस का, चलो अब एंड पे लिखते हैं, ठीक है। बेनाम नहीं है, बिजनेस का नाम है, वो असल में आप आए नहीं थे तो मैंने नाम नहीं पढ़ा था। नादिर लिमिटेड है और डॉलर्स इन थाउजेंड्स है, और ईयर एंड है 31 दिसंबर 2017। क्वेश्चन 1, नादिर, बड़ा नादिर सवाल है अभी आपके लिए, नादिर सवाल। नादिर मतलब ऐसे कम, तो आपका तो एक ही है ये मेरी तरफ से, तो नादिर हुआ ना सवाल, नादिर सवाल जी। 2017, तो 31 दिसंबर 2017, ठीक है जी, पूरा लिखना है पर्चे में। डॉलर्स इन थाउजेंड्स, डॉलर्स इन थाउजेंड्स, ये रिक्वायरमेंट थी ना, इसलिए इसके ऊपर तो लिखना लाजमी, बाकी वर्किंग में कोई नहीं जरूरत। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हैं, एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स कम हो रहे हैं, एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स। तो पहले लिख लें जरा, तसल्ली से, जल्दी नहीं करनी, पर्चे से इसको उठाकर लिखना है, उठा के लिखने के बाद तसल्ली से देखना है फिर, ठीक है। हाँ, तो एक्रूवल्स, क्योंकि ये मुफ्ता है, मुफ्त के नंबरों में गलती नहीं करनी। एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स 612 माइनस, अब ये पक्का असूल रखा हुआ है, पहले आपने ओपनिंग लिखना है, ऐसे ही है, तो वो कॉपी पेस्ट हो जाता है यहीं पे, जैसे भाई कह रहे हैं। उठाओ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सामने आ गया, ठीक है जी। 55 44 का डिफरेंस है, नहीं ये है 568। अब इधर देखो, अब देखो आराम से, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए लायबिलिटी में क्या आया, इंक्रीज या डिक्रीज। अब लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। तो लायबिलिटी हो गई डेबिट, तो कैश क्रेडिट। 44। कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है, मुफ्त के नंबर है। नेक्स्ट, कोई नहीं है, दूसरा खत्म कहानी। अब मैं ये नहीं करूंगा पीछे भाग पड़ू, हैं, वो लेजर है ना, ये नहीं करना कि मैं भाग के इधर चला जाऊं। मैं अपने सवाल की तरतीब नहीं छोड़ रहा, कोई एक चीज नहीं छोड़ूंगा, सवाल लिखते लिखते आधे नंबर ले चुका हूं, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी है, तो टैक्स का तो अपना लेजर बनता है, इंटरेस्ट का छोटा भाई टैक्स एक्सपेंस, उसी तरह से सेम टू सेम लेजर जी। 500 क्लोजिंग 650। डन हो गया जी। चलो, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इज ओवर। एसेट साइड पे आते हैं, तो एसेट साइड पर आपको पीपीई नेट नजर आ रहा है, मतलब बुक वैल्यू पे, तो इसीलिए बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट थोड़ा सा बनवा भी दिया था आपको। अब ये जरा खुली डुली जगह दे देते हैं इसको, हैं, इसको जरा इज्जत दे देते हैं, और बाकी लेजर्स फिर मर्जी के जरूरत के हिसाब से बनाते चलते हैं, ठीक है। तो पीपीई का लेजर बनेगा, जरा खुला डुला करके बना लेते हैं। पीपीई बुक वैल्यू पे बन रहा है लेजर, और ओपनिंग बैलेंस
15,800 है 21,800 और क्लोजिंग आ गया जी 21,400। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्टॉक एंड ट्रेड अब ये कहाँ जाएगा? वर्किंग कैपिटल आइटम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, वर्किंग कैपिटल आइटम। अब ओपनिंग से क्लोजिंग पहले लिखो, वहां पे लिखो, पहले दोनों लिख लो। अब वर्किंग कैपिटल आइटम्स में है, क्या नाम है जी? क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। जो नाम लिखा हो यहाँ पे वही लिखना है, स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, ओपनिंग बताइएगा 5750, क्लोजिंग 5600। अब तसल्ली से देखो, एसेट है और ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए कम हो रहा है। एसेट का कम होना होता है क्रेडिट, तो कैश फ्लो डेबिट 150। नेक्स्ट, मुफ्ते लगाओ, मुफ्ते। वो प्रोविजन एंड पे पड़ी थी, इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने नेट डेटर्स ले लेने, जरूरत नहीं है ग्रॉस अप करने की। ठीक है, ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। कर भी दोगे ना तो आंसर सेम आता है। नेट डेटर्स को इधर लो, फिर प्रोविजन को नॉन कैश में लो, नेट यूज करो। कहोगे तो प्रूफ कर दूंगा, अगर कहीं को सवाल मिल जाए, थ्योरेटिकली बात मिल जाए, कहोगे तो प्रूफ कर दूंगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बात मान लो तो आसानी है। ठीक है, बाकी देखना कहीं सवाल में इस चीज़ का जिक्र आ जाए, मुझे बताना, फिर मैं प्रूफ करूंगा। लेकिन इसका मतलब क्लास खत्म होने से पहले पहले ये चीज़ देख लेनी है एमसीक्यूज में, सारे सवालों में। ठीक है, ये ना हो के बाद में पता लगे। ओके जी, तो 800 सॉरी ट्रेड रिसीवर्स नेट उठाने हैं 4446 और 6840। पहले लिखेंगे फिर सोचेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स साथ ही लिखो छोटा सा करके नेट, ताकि उसको पता लगे आपने नेट उठाए। आप बोलो 4446 बस ये 68। बस ये ज़हन में रखना, यहाँ पे ओपनिंग पहले लिखना है, वरना फिर गलती ना हो जाए। ठीक है, कहीं चेंज नहीं करना। अब बताओ जी, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़े हैं, एसेट्स का बढ़ना तो होता है डेबिट, तो कैश फ्लो में क्रेडिट 23 अद्धा तितर अद्धा बटेर 2394। नेक्स्ट है जी अदर रिसीवेबल्स। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 800 से 585 तक का सफर है अदर रिसीवेबल्स। ठीक है जी, तो कितना है जी? ओपनिंग 800, क्लोजिंग 585। अब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए कमी आई है, तो एसेट में कमी क्रेडिट होती है, तो डेबिट हो जाएगा कितना? 215। देखो सवाल अभी पढ़ रहे हैं, कितने नंबर आ भी चुके। लास्ट इज कैश, नहीं, रिसीवेबल फॉर प्लांट। ये वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं है, बना दो, फर्क क्या पड़ता है? वर्किंग नंबर सरप्लस में नहीं डाल देंगे? सरप्लस में क्यों डालें, मैं बताता हूँ इसका क्या करना है जी। नंबर 9 है रिसीवेबल फॉर प्लांट, बना लो, कुछ नहीं होता, बनाने में क्या हर्ज है। रिसीवेबल फॉर प्लांट, ओपनिंग में कोई कुछ नहीं है 1800 और क्लोजिंग में 1800। तो इसका मतलब ये रिसीवेबल इसी साल में अरोज हुआ है, मतलब एसेट बिका है, तो ये इसी साल आया है रिसीवेबल। खैर चलें, अब पहुंचते हैं एडजस्टमेंट पे, तो देखेंगे। और लास्ट इज कैश एंड बैंक 3204 2355। ये आ जाएगा आपका इधर 3204 2355 कैश एंड बैंक उसने लिख दिया है। चलो फिर कैश एंड बैंक उसने इकट्ठा ही कर दिया। ठीक है, तो फिर मेरे पास ये सवाल में कोई नहीं है, होता तो ऐड कर लेते। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी नज़र नहीं आई, शॉर्ट टर्म लोन भी नज़र नहीं आया, होता तो नेगेटिव करता, ओडी भी नहीं है, तो ये मैंने फॉर्मेट फिर भी बना दिया आपके लिए। ठीक है, ताकि पता हो कि ये इनमें से कोई भी चीज़ आएगी तो इसके साथ क्या होना है। सवाल जो क्या करूँ, वरना कभी किसी में कुछ आ जाता, किसी में कुछ आ जाता, पर यही है। तो जहाँ पे कुछ आ जाएगा लिख लेंगे, कोई मसला नहीं। अब पीएनएल के भी हर आइटम को पकड़ो और जहाँ उसे जाना ले जाओ। पीबीटी कहाँ जाएगा? हमारे कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर सवाल में नहीं होगा तो निकालेंगे। कितना? 8955। नेक्स्ट इज टैक्सेशन, यानी कि टैक्स एक्सपेंस। क्या है ये? टैक्स एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के लेजर में मुझे बताओ, एक्सपेंस किस तरफ नजर आता है? डेबिट साइड पर। जी नहीं, डेबिट साइड पर पेड आता है। अब इसके लिए गलती ना हो, इसीलिए मैंने एक्सपेंस का लेजर इधर एक्सपेंस लिखा है, हालांकि ये तो टैक्स पेबल का लेजर था। तो ये इसलिए लिखा है कि बचपन से आपको एक चीज़ का पता है कि अगर कोई एक्सपेंस पे हो तो उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट।
तो उसको सोचोगे तो इंशाल्लाह कैश पहले सही लिख लोगे, दूसरी तरफ एक्सपेंस आया करेगा। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अगर कैश इस तरफ आना है, अगर कैश इस तरफ आना है तो फिर एक्सपेंस कहाँ आएगा? अच्छा ये तो इंटरेस्ट था, नहीं सॉरी टैक्स था, तो उसका भी यही रूल है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कैश अगर डेबिट साइड पे आना है तो टैक्स एक्सपेंस जो सवाल में गिवन है वो फिर इधर आएगा। पीएनएल से उठाया कितना? 2945। कोई मसला? नहीं सर। इसलिए ये एक्सपेंस लिखा था ताकि कैश और एक्सपेंस सही जगह पे आ सके। चलें आगे। जी सर। लास्ट क्या है जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। किधर? डेबिट या क्रेडिट? प्रॉफिट बढ़ाता है रिटेन्ड अर्निंग्स को। वेरी गुड। कितना? 6010। अब पीएनएल भी सारा पोस्ट हो गया, बैलेंस शीट भी सारी पोस्ट हो गई, ले दे के ये चंद एक एडजस्टमेंट्स बाकी। ठीक है, कर लें ये। चलो नंबर 1, शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। बोनस शेयर्स मार्च में इशू हुए और राइट शेयर्स जुलाई में। अच्छा, बोनस के बारे में उसने बता दिया 10% है, राइट शेयर्स कितने उसने बताया नहीं। हमारा एग्जामिनर था, आपको तो बता देता, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, हम एंड पे बैलेंसिंग जब निकालेंगे तो वो यही निकल आएगा यहाँ। ठीक है, बोनस शेयर्स 10% हैं। बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है? शेयर प्रीमियम तो पढ़ा नहीं था बेटा जी। असल में ये राइट्स जुलाई में इशू हुए हैं, शायद राइट इशू हुआ है, शायद उन्हीं राइट इशू के ऊपर ही हमें शायद प्रीमियम आया है। इस वजह से साल के शुरू में कोई प्रीमियम नहीं था, साल के एंड पे प्रीमियम है। अब अगर इसीलिए उसने बताया था मार्च में बोनस इशू हुआ है और बाद में राइट इशू हुआ है। इसका मतलब जिस वक्त बोनस इशू हुआ था उस वक्त शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं था, तो फिर सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स ही है। अब एंट्री क्या बनी? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। और परसेंटेज 10% किस पे लगेगी? हाँ 12,400 पे ना, 12,400 पे ना। ये तो क्लोजिंग अमाउंट है, इसके अंदर तो राइट इशू भी हुआ पड़ा है हमें। ओपनिंग ये पड़ा हुआ है, ये भी मौजूद है, कहीं नहीं गया। ठीक है, साल के शुरू में ये शेयर कैपिटल था, फिर बोनस इशू से कुछ बढ़ा होगा, फिर कुछ राइट इशू से बढ़ा होगा, तो ये क्लोजिंग बन चुका है। तो खैर 10,000 के ऊपर आपने परसेंटेज लगानी है और एंट्री होगी, इधर देखो शेयर कैपिटल और इधर एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो इधर देखो 10,000 का 10% कितना बना? एंट्री बोलो। 1000 है। हाँ एंट्री तो बोलो, एंट्री बोलोगे तो मैं लिखूंगा ना। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये वर्किंग 3 में मैंने वर्किंग 3 में कैलकुलेशन की है एग्जामिनर में। अब अगर मैं ये ना लिखता तो ये क्या बन जाता? ये क्या बन जाता? ये कैश इनफ्लो बन जाता। हालांकि ये कैश तो आया ही नहीं, ये तो मुफ्त के शेयर्स बांटने थे, शेयर कैपिटल बढ़ा, इसलिए ये काम करना जरूरी था। समझ आई? अब वो कह रहा है साथ में राइट इशू भी हुआ। अब राइट इशू हुआ तो कितना हुआ मुझे नहीं पता, इसलिए एंड पे जब सब कुछ कर लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे इंशाल्लाह, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी जो वही होगी। ठीक है, आपके सिलेबस में कोई चीज ऐसी नहीं है जो यहां पर डेबिट हो, सिर्फ क्रेडिट ही होती है। ओके सही, बायबैक शेयर्स भी नहीं है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, अभी इसने एंड होना है, लेकिन अब बैलेंसिंग एंड पे करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 इज ओवर। हाँ राइट इशू है पर उसका पता नहीं है कितना है। अगर मैं अभी बैलेंस कर दूं, मैं बैलेंस एंड पे करता होता हूं असल में लेजर्स को, सब कुछ करने के बाद अगर अभी बैलेंस कर दूं तो ये फिगर पता लग जाएगी कि कितने शेयर्स इशू हुए, मतलब शेयर्स कितने इशू है शायद ये भी पता लग जाए जबरदस्ती करें तो, क्योंकि एक शेयर नहीं बताया हुआ कितने का। चलो कोई बात नहीं, खैर है, मुझे फिर भी पता लग जाएगा। छोड़ें इस बात को, छोड़ें इस बात को। अलग अलग लेजर्स हो ना, 1400 रुपया नजर आ रहा होगा। ठीक है, एनीवेज छोड़ें, मिट्टी पाओ, जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा पहले ये दोनों कर दो। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है? 7350। ऑपरेटिंग में ऐड बैक करेंगे, लेकिन 2 काम करने हैं, भूलना मत। आप लेजर बना रहे हो, जो कुछ उसने दौराने साल किया है वो आप दोबारा करो, यानी आप पहले बैलेंस शीट इनकम बनाकर फिर ये कैश फ्लो के लिए दोबारा काम कर रहे हो ना। तो आपने ये पीपी का जो लेजर बनाया हुआ है इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लिखना मत भूलना। कितना है? 7350। तो पहले यहां पर लिख लो, फिर उसके बाद बताओ ये तो नॉन कैश है, तो यहां पे जाके क्या कर दो? ऐड बैक कर दो। तो प्लस
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। सवाल में गिवन था, कुछ भी नहीं किया आपने। तो कैश फ्लो ऐसे ही आसान है जैसे आपको नजर आ रही है। ये एक मुश्किल सवाल है, ठीक है, सब कुछ ही है इसके अंदर। नेक्स्ट हो गई एडजस्टमेंट, 3 भी हो गई। 4 क्या है? फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर कितने हैं? 1100। ये क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। असल में ना सवाल में उसने शुरू किया हुआ था पीबीटी से, इस वजह से इंटरेस्ट पहले माइनस हो चुका था। अगर पीबीआईटी लिखा होता तो ये नीचे ना देता, वो भी ऊपर लिखा होता। तो कोई बात नहीं, बता दिया उसने, इंटरेस्ट एक्सपेंस बता दिया ताकि हम पेड निकाल सकें। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर कितनी है जी? 1100। यही है जी सर। चलो, और आखिरी एडजस्टमेंट क्या कर दी हमने? इग्नोर। अब ले दे के क्या रह गया? अब दूसरी एडजस्टमेंट में क्या आ रहा है? एक एसेट है जो डिस्पोज हुआ है। भाई मेरी तरफ से एक पक्का मशवरा, पता नहीं आप क्या करते होंगे, लेकिन सवाल में जब कभी डिस्पोजल आ जाए, कैश फ्लो का सवाल हो, तो मस्ट है आपके लिए आप लेजर बना लेना। मतलब जैसे मर्जी करते होंगे, लेकिन आज मेरे से पढ़ने के बाद से आपका पक्का असूल क्या है? जब भी कभी डिस्पोजल आएगा हम क्या करेंगे? डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे, डिस्पोजल का लेजर बना लेंगे। ठीक है, अब इधर देखो, बड़ी जगह बच गई उस्ताद। लो जी, तो 10वां लेजर बनेगा, 10वीं वर्किंग हो रही है, डिस्पोजल अकाउंट। ये बनाया था ना हमने IAS 16 जब पढ़ाया था, ऐसे नहीं बनवाया था मैंने। हालांकि आपने पता नहीं कितनी बार इसको पढ़ा हुआ था, पर मैंने फिर भी पढ़ाया था। मैंने ये एसेट अकाउंट बुक वैल्यू में बनाना सिखाया था, क्योंकि मुझे पता था मैंने आगे जाके कहीं ना कहीं फंस जाना है। उस वक्त फिर नए सिरे से पढ़ाऊँ समझाऊँ नहीं। तो जो काम किया हमने टिका के किया, ताकि फिर जब कभी जहाँ कहीं इस्तेमाल हो। अब ये कैश फ्लो का टॉपिक अलग है, लेकिन इसके अंदर जो काम सीखे हुए थे सीखे हुए। अब इसी के अंदर आपका लोन नोट आ जाए भाई, क्या आना है? कैश इंटरेस्ट पेड की फिगर, आपकी इंटरेस्ट पेड वो निकल आएगी, आप वर्किंग दूसरी तरफ से कर लोगे। और क्या, जी सर। बस समझने की बात है कैश फ्लो क्या है। बाकी तो हर टॉपिक आप पढ़ रहे हो, IFRS 9 आपने पढ़ा, 15 आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उस पर अप्लाई कर देना। फिर कैश फ्लो क्या होती है ये पता होना चाहिए। ठीक है, बस आखिरी कुछ चंद एक सातें हैं, मिनट्स हैं। ठीक है, 10 से 12 मिनट का सवाल रह गया, बातें मैं कम करता हूँ, सॉरी। ठीक है, अब वो बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग 9500 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 5200। मुझे कॉस्ट का क्या करना? मेरा एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू बन रहा है। अगर कॉस्ट पे बन रहा होता, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग पड़ी होती तो कॉस्ट अलग निकालता, और इन दोनों के डिफरेंस से एक्यूमुलेशन अलग निकाल कर वहां से माइनस करता। पर जिंदगी आसान है। हाँ, बुक वैल्यू, ये भी सीए का सवाल है, ऐसी बात नहीं है। तो कैश फ्लो है इतना आसान। मैंने तो बच्चों को कहा, गैस दिया, मैंने कहा कैश फ्लो आ जानी है इस दफा सीए वाले FAR 1 के बच्चों को। और मैंने कहा ये ऐसा टॉपिक है, जब आता है तो 80-90% बच्चे को दे के जाता है हाथ से। यार फट तेरी मेहरबानी, पास हो जाए हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चा डरपोक बड़ा है सीए वाला, फिर भी हाँ जी। चलें, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अच्छा, फाइनेंशियल कहाँ गया? हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 5200 वाज डिस्पोज्ड ऑफ। तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल से। कितनी है बुक वैल्यू? 5250 नहीं था, 5200। ठीक है, 5200। तो ये एसेट अकाउंट में से क्रेडिट होकर ये जनाब देखो डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो गया? डेबिट। अब वो कह रहा है ये बिका कितने का है, ये झुका कितने में है, ये बिका कितने का है? डिस्पोज ऑफ फॉर, आगे ना पढ़ो, डिस्पोज ऑफ फॉर, इधर 4800। ठीक है, तो ये कितने का बिका? 4800 का बिका। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज आपकी 5200 वाली 4800 रुपए की बिक जाए तो लॉस आ गया। तो लॉस बैलेंसिंग फिगर इधर आया करती थी, PNL। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 400 का लॉस। अब क्या ये कैश इनफ्लो है? चलो लॉस तो आप उल्टा दोगे 1 ऑन कैश कह के। क्या ये 4800 का कैश इनफ्लो हुआ है? अगर सवाल चुप होता तो हुआ था, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 4800 का बिचा है, ऑफ विच 1800 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़ा है अभी भी, आउटस्टैंडिंग बाहर खड़ा है अभी भी। 1800 क्या है? स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी रिसीवेबल। अब इसका मतलब अगर अभी तक 1800 रिसीवेबल है तो फिर कैश रिसीव कितना हुआ है? मैं इसमें बैलेंसिंग निकाल रहा हूं ऐसे करके आपकी जी, 3000। अब इसकी क्या एंट्री होगी? देखो ये सब चीजें की एंट्री हो रही है। इसकी एंट्री क्या हुई है? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, PPE क्रेडिट।
इसकी एंट्री क्या हो रही है? पीएनएल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट लॉस। इसकी कैश की एंट्री क्या हो रही है? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट। तो इसकी एंट्री भी क्या हो रही है फिर? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट। तो रिसीवेबल का अकाउंट क्या हो गया? डेबिट, और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। को मसला नहीं सर, तो पहले गलत लिखा हुआ था, रिसीवेबल के साथ आपने लायबिलिटी लिखी, किसी ने बताने की जहमत ही नहीं की। वैसे आपस की बात है, हद होगी यार, पेबल बना दिया था जी। ओपनिंग कोई नहीं था, क्लोजिंग कितना है? 1800। अब इधर देखो, सीधा होगा ना, जैसी एंट्री पड़ी मुझे समझ लगी कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो ये रिसीवेबल डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। कोई मसला? अब इस लेजर को कुछ भी नहीं करना था अगर आप ना बनाते तो। ये मैंने वैसे ही बनाया ताकि आपकी एंट्री सारी पूरी हो। ये बैलेंस है, खत्म कहानी, इसमें कुछ कैश नहीं निकला। लेकिन अगर ये 1800 यहां ना आता, ये दिखाना चाह रहा था, तो यहां पे आप 4800 ले जाते, जो कि गड़बड़ थी। बिका 4800 का है लेकिन 3000 कैश है। मैं कैश लो बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब इत्तेफाक की बात है, मेरा ये लेजर चूंकि क्लोज हो गया है, बैलेंस हो गया है, तो इसमें से जो चीजें मेरी रेलेवेंट मैंने लेकर जानी है। तो पीएनएल में ये लॉस ऑन डिस्पोजल है, इसको रिवर्स करें। पहले यूं बोला करो, रिवर्स करें। क्या करना है हमने? रिवर्स। नॉन कैश एडजस्टमेंट को रिवर्स करना है। अब ये दूसरी बात सोचा करें, प्रॉफिट तक आते आते अगर लॉस है तो लेस हुआ होगा, तो क्या कर दें? ऐड। रट्टा रोटा नहीं लगाना। तो लॉस ऑन डिस्पोजल, ये हमने वर्किंग नंबर 10 में निकाला है। 3000 सवाल में गिवन नहीं था ना, हमने निकाला। ठीक है, इसने कहा मुझे क्यों निकाला, हमने कहा उधर ले जाने के लिए निकाला। और ओहो 3000 नहीं, ये 400 है यार, हद होगी। फिगर तो सही लिखवाओ, कितना निकाला है हमने? 400। कितना निकाला है जी? 400। ठीक है, एक तो हो गया ये इंपैक्ट। दूसरा, भाई यहां से लगा दो, जूम इन करके, यहां से नहीं, पूरा ना लगाओ। जब मैं कह रहा हूं यहां से लगा दो, तो यहां से लगा दो ना, जूम इन कर दो, यहां से पूरा लगाओ। मुझे भी पता है पूरा लगाओगा, थोड़ा जूम इन कर दो। ठीक है, ओके। अब ये 400 नॉन कैश में एडजस्ट हो गया, और यहां पे पूरा 4800 नहीं, 3000 रुपए क्या है? कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई। ये भी वर्किंग नंबर 10 में ही हमने खुद निकाला है, 3000 बैलेंसिंग करके ना। समझ आ रही है? अब वो पूछेगा आपसे पर्चे में, जो कि पूछ रहे, आप देख रहे हो, एक्सट्रैक्ट्स बना दो कैश फ्लो स्टेटमेंट के, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। वो लंबा काम करवाता ही नहीं आपसे, यही पूछ रहा है। तो ये पूरा सवाल आता होगा तो बीच में से मतलब की चीज पर्चे में निकाल लोगे। मसला क्या है? वहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं। भाई सही है। अच्छा, अब इत्तेफाक से ये पूरा हो गया था, बाकी अभी लेजर रहते थे, और सवाल पूरा हो गया, यानी कि सवाल पूरा हो गया, जवाब रह गया। आ जाओ। अब ब्लू मार्कर है, ब्लू, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बैलेंसिंग। तो ये मैं बैलेंसिंग फिगर्स निकालने के लिए यूज करूंगा। हर लेजर के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा हाँ भाई सुना, वो फिर अपनी फिगर्स बताता रहेगा। तो हाँ भाई सुना, ऐसे कहा 3204 और 23। चलो कुछ तो मैं भी टोटल करूं ना, आप ये ना को खुद कुछ करता ही नहीं। चलो, अब शेयर प्रीमियम का लेजर है, बैलेंस कर दो। कौन सा? कैपिटल प्रीमियम दोनों का 2400, 2800। हाँ 2800 मतलब 100, अगर 10 वाला शेयर था तो 20 में इशू किया है, मतलब डबल प्राइस पे, क्योंकि शेयर प्रीमियम 1400 था ना। वैसे बाय द वे, अब इधर देखो देखो देखो, सब्र करो, आगे ना जाओ, पहले इसको तो करो। ये क्या है? कैश। वो जो राइट इश्यू हुआ था, कि उसी के पैसे आए हैं, तो ये कहां जाएगा? बताओ कहां जाएगा? जो पर्चे में आने वाली चीज अब शुरू हुई है, सो ना जाना, पर्चे में आने वाली चीज अब शुरू हुई है जी, ये कहां आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। क्यों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है, घर से लोग पैसे लेकर आए हैं, ये वो फाइनेंस है जो बिजनेस ने रेज किया है बाय इशूइंग नए शेयर। इन्वेस्टिंग कैसे? आपने कहीं शेयर्स खरीदे किसी के? हद हो गई यार। तो इधर देखो, राइट इशू, तो राइट इशू से आपको कैश रिसीव, न्यू शेयर्स इशू भी लिख सकते हैं, न्यू शेयर्स कुछ भी लिख दें। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 2 से, और ये आ गया। अब दोनों अलग अलग अगर आप लेजर्स बनाते तो दोनों अलग अलग से 1400 रुपया निकल आना था, पर मैंने एक लेजर की वर्किंग बचा ली। ठीक है, सही है, इकट्ठा कर दिया ना, बचत होगी। अगर अलग अलग करते तो 1400 इसमें से निकलता, 1400 प्रीमियम में से निकल आता, तब भी 2800 ही जाना था। इनफ्लो है, इनफ्लो, कैश आया है, ये भूला हुआ है तुम्हें अब मुझे लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग बैलेंस हो गया या बैलेंसिंग फिगर आ रही है? किधर? किधर? इस तरफ? डेबिट साइड पे।
इधर जी सर। आर यू श्योर? 16 बन रहा है, उधर 14,450 है। इधर कितना आ रहा है? डेबिट कितना आ रहा है? 4,000। 4,000। आर यू श्योर? ओके ओके, पता नहीं अब क्या है, देखते हैं, देख लो जरा। इधर 18 बन रहा है और इधर इस तरफ आना चाहिए उस्ताद। उधर 18 बन रहा है, इधर 14 बन रहा है सर। देख लो, तसल्ली से देख लो जरा, 1 मिनट के लिए जरा ओपनिंग देखो, क्लोजिंग देखो ध्यान से आकर। ओपनिंग कितना इधर देखो, कोई गलती तो नहीं कर दी ना? इधर देखो, ओपनिंग 12,440 है, क्लोजिंग 13,450 है, ओके है। उसके बाद पैड कितना आया? 6,010, डन है। उसके बाद रिवेंस सरप्लस, ये रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं, उधर से इधर से गया है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब बोलो 4,000 उधर ही आ रहा है डेबिट साइड पे 4,000, फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अब जब यहाँ पे आके आप फंसे ना, अब डिविडेंड हाँ यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप मुंह से बोलें 13,000 कितना? 450 50 था। हालांकि मैंने जगह बड़ी बनाई थी फिर भी काट होगी। तो देखो बेटा, जब सारा कुछ ही आपने कर लिया, सही सही किया, एवरीथिंग हैज बीन पोस्टेड, अगर रिटेन्ड अर्निंग का लेजर फिर भी इस तरफ बैलेंस दे रहा है तो इसका मतलब कोई डिविडेंड आपने कैश में भी पे किया है। बोनस वाला तो ये आ गया ना, उसने बता दिया था। तो यहां पे हमने फिर लिखा डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेड ही लिख देता हूं, पेएबल भी आ सकता है, चलो डिविडेंड पेएबल। वो अलग बात है कि लेजर कोई नहीं। कितना आ रहा है? 4,000 रुपए। ठीक है जी, बहुत ही रश पै गया उस्ताद, इतने नजर आ रहा है, समझ आ रहा है? जी सर। एक बड़ा गंद पड़ गया है उस्ताद जी, कुछ तो फासला कर लेते हैं जी। ब्रॉड डाउन कितना था? 12,440। 12,440। अच्छा अब इधर देखो, एक बात बता रहा हूं, इसकी एंट्री मैं जबरदस्ती एक वर्किंग एमए कर रहा हूं। ये मेरी वर्किंग एमए, यू नो द मीनिंग ऑफ एमए? इसका कोई काम नहीं है, यानी डिविडेंड पेएबल कोई सवाल में था? नहीं। अगर होता तो तब बना लेते। तो ये बन जाता, लेकिन अभी क्या है? ब्रॉड डाउन 0, कैरी डाउन 0, लेकिन ये डबल एंट्री पूरी करा रहा हूं। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट यही सिखाई थी ना, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, वर्किंग नंबर 3 से अगर इधर ले आए तो 4,000। तो अब यहां से यही रिटेन्ड अर्निंग में से क्या निकलेगा? डिविडेंड पेड। लेकिन अगर डिविडेंड पेएबल सवाल में ना आ रहा हो तो ये लेजर बनाए बगैर इसी को डिविडेंड पेड कह दिया करो, कोई मसला नहीं है, ये कैश आउटफ्लो है। ठीक है, बहरहाल अभी ये लेजर हो गया बैलेंस, लेकिन मैं डिविडेंड को क्योंकि डायरेक्ट नहीं ले गया, मैं इधर ले आया, इसलिए अभी इसका इंतजार कर लेते हैं, फिर पेड यहीं से निकाल लेंगे। वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, ये एमए वर्किंग की है, एमए इसलिए की है कि आपके किसी सवाल के अंदर अगर डिविडेंड पेएबल आ जाए तो ट्रीटमेंट क्या होगा कैश डिविडेंड का? इधर से एंट्री करके इसको इधर ले आना, यहां से बैलेंसिंग कैश निकालना, ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट से कैश की फिगर डिफरेंट हो जाएगी। फिर गॉट इट? इसमें जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, रीवैल्यू सरप्लस 4,000 की बैलेंस आएगा। तो इसका मतलब ये फिर रीवैल्यू सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, तो पीपीई को ये हिट लगा दो, तो ये जनाब पीपीई डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, वर्किंग नंबर 4 में बैलेंसिंग निकला है। ठीक है। अच्छा अब एक और बात भी हो सकती है, प्रॉबेबली ये ईयर एंड पे रीवैल्यू हुआ है, वरना ट्रांसफर भी होता है। अगर ट्रांसफर होता तो उसकी एंट्री यहाँ पे हो रही थी सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, पर वो हुआ नहीं, नजर आ रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा ले जी, ये बैलेंस हो गया, इससे कोई कैश नहीं निकला। लॉन्ग टर्म लोन ने बताया कि कैश रीपे हो रहा है, कितना? 900। तो लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, कौन सी वर्किंग? 5। ये एंड हो रहा है बेटा सवाल का, बस ठीक है। 900। हाँ बस सवाल खत्म हो गया, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर्स निकाल रहे। ठीक है। अब ये वो पूछा करता है अक्सर, ये 2 एक्टिविटी तो ध्यान से देखते रहो, बाकी तो पहले ही देख लिया हमने। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में बैलेंसिंग कितना? 10,36। अब ये 10,36 इधर क्या आ रहा होगा? एक्सपेंस के लेजर में इधर क्या आ सकता है? कैश बेटा, कैश, इंटरेस्ट पेड। हाँ इंटरेस्ट पेड। ठीक है। अब ये दोनों चीजें ही मेरे लिए खतरनाक हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉन कैश है, ऐड बैक करना है, क्योंकि हमने पीबीआईटी से शुरू नहीं किया, तुमने पीबीआईटी से शुरू किया होता तो तुम ना करते, लेकिन हम पीबीडी से शुरू करते हैं। तो इंटरेस्ट को ऐड बैक करके और इंटरेस्ट पेड को नीचे लेस कर देंगे। ये ऐड बैक करें इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सवाल में गिवन था 1100। ठीक है। और लेस कर दें इंटरेस्ट पेड, ये हमने निकाला वर्किंग नंबर 6 में, कितना?
आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो है, पेड हुआ। सही है। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम का या इन्वेस्टमेंट इनकम का लेजर भी ऐसे ही बना होता, तो इनकम ने ऊपर उलट जाना था और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसका कैश इनफ्लो आ जाना था। बता रहा हूं ज्यादा बातें इस सवाल में ये सारी नहीं है, पर जो पॉसिबिलिटी ज़हन में आ रही है मैं करता जा रहा हूं बात आपके साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है टैक्स एक्सपेंस का लेजर। टैक्स के लेजर में भी कैश मिल गया आपको, कितना 2795 27। बेटा बाकी भी टोटल कर दे रहना, बाद च एंड ते गलत होया ना मैं तुहानू छड्डना नहीं, ठा टंग देना एक नू दूजे नू खड़ा कर देना पूरा दिन, सही होनी चाहिए फिगर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, ओहो, तो अब आओ जी ऐड बैक करो टैक्स एक्सपेंस और लेस कर दो टैक्स पेड, है ना। बेहोश हो, पीबीटी से शुरू किया है। अभी मैंने तुम्हें बताया भी, अगर तुमने पीबीआईडी से शुरू किया होता तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक ना करते। पीबीटी से शुरू किया इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक करना पड़ा। हम पैट से शुरू नहीं कर रहे, पीबीटी से शुरू कर रहे हैं, तो टैक्स अभी इसमें से माइनस हुआ ही नहीं कि ऐड बैक करोगे। यस, नहीं करना माइनस। हाँ, इंटरेस्ट ये टैक्स पेड आएगा इधर, कितना 2795 वर्किंग नंबर कौन सी है, वर्किंग नंबर 279। अब रीवैल्यूएशन का लेजर भी बैलेंस हो गया, रिसीवेबल वगैरह कहानी डिस्पोजल भी ले लिया हमने, कुछ भी नहीं बचा, इस लेजर को भी बैलेंस कर दो। इसमें भी एडिशन नजर आ रहा है मुझे, वैसे बैलेंसिंग में डेबिट साइड पे आ रहा है, इधर क्या होता है एडिशन ही होगा। सात सौ पचास, ठीक है। तो 750 क्या है, एडिशन, एडिशन इन पीपी। वर्किंग नंबर का रेफरेंस दो ना, 8 750। इनफ्लो आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो है, एडिशन हुआ है, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अच्छा, अब इसको भी बैलेंस करो, कैश यही आना है 4000। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत ही कोई नहीं थी, इसलिए मैंने वर्किंग एमए बोला और इसी को ही डिविडेंड पेड कह देना था यहीं से। लेकिन एक तरतीब सिखाई कि अगर पेएबल होगा तो क्या करना पड़ेगा, वहां से डिविडेंड पेएबल इधर एंट्री डालो, यहां से कैश निकालो। तो ये क्या है, डिविडेंड पेड। क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड पेड हम कहां ले आएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वर्किंग नंबर। अच्छा, अब क्या करना है, इसी का रेफरेंस देना दे, इसको मैं वैसे ही कह देता हूं वर्किंग 11। चलो अगर आपका पार्ट बन जाएगा वर्किंग का, ठीक है, कि भाई ठीक है ओपनिंग क्लोजिंग जीरो था लेकिन जबरदस्ती इधर ये काम किया मैंने कि कभी पेएबल आ जाए तो क्या करना है। ये बात समझ आई है हारिस, मैं कह रहा हूं ये बात समझ आई है। ये ओपनिंग क्लोजिंग जीरो था, यहां पे क्यों लिखा, यहां पे लाके सुन लो। अगर कभी ये पेएबल सवाल में आ जाए तो इस लेजर में इस एंट्री को करना, जरा देख लो सारे, डिविडेंड पेएबल डेबिट और ये रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर उसको बैलेंस करना है तो ये कैश की फिगर निकलेगी। ये क्या एंट्री हो रही है, डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये हालांकि इस सवाल में जरूरत नहीं थी इस लेजर की, पर किसी में ये जो आ जाए तो क्या करना है उसकी तैयारी करवाइए, ठीक है। तो डिविडेंड पेड वर्किंग 11 का मैंने रेफरेंस दे दिया, बार बार कह रहा हूं इसकी मुझे जरूरत थी नहीं, बहरहाल 4000 डायरेक्ट भी आ सकता था डिविडेंड पेड। हाँ जी, कोई मसला। अब देख लेते हैं, कोई कैलकुलेशन एरर ना कर देना, ऑन रिकॉर्ड चीजें चल रही हैं जी। इधर बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या आ रहा है, मसला है क्या, मसला आ रहा है, बैलेंस डेप्शन भी आ गई, डिस्पोजल भी आ गया, 14150। चलो ये दो बच्चों ने कहा है, जरा चेक कर लो तुम भी फिर हैं। तो 14150, नो इश्यू, ये ले, बाकी सब सही है। अब देखो ना, जगाया है तो सेट हो गया ना एक बैलेंस, एंड पे जाके फिर कहना था क्या हुआ, बाकी सारे ठीक हैं। चलो कर लो, यहाँ पे जरा टोटल कर लो जरा 1-2 मिनट, ऑनलाइन वाले भी आप पॉज कर दो, रिकॉर्डिंग ना बढ़ती रहे उनकी जी, ठीक है भाई। ये जरा नीचे लिखा हुआ भाई कह रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा यूं ऊपर करें, कैरी डाउन 21400, तभी मैंने गलत बताया। अब बंदा जाहिर है खसियानी बिल्ली ने खंबा तो नोचना ही है वो भाई। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 16232, 2-3 छाते और मसूल हो जाए।
एक्सेल वाला काम आपसे करवाता हूँ, है ना, जालिम हूँ जी। यही है ਤੁਹਾਡਾ को नवा निकला है, मुझे लगता है ना। अच्छा आगे बढ़ो, दोनों माइनस करो। 12,401 भाई पॉज करके ना सारे टोटल आराम से कर लो। सही है, सही जा रहा है, ओके जी। -11150 -2120। अब इधर देखो जरा, कैलकुलेटर पे लिखो, +12,401 -11150 -2100 -849। इसमें 3204 ऐड करो, आंसर बताओ। 4 ऐड करो, 2355। ओ नो, तो बैलेंस हो गई। तो पर्चे में ऐसे ही करना है, बैलेंस हो जाए तो। अगर बनवाए ना, समझ नहीं आई, पर्चे में ये बैलेंस हो जाए तो अफसोस करना है। जैसे बैलेंस शीट बैलेंस हो जाए तो अफसोस करके आगे जाना है, और अगर ना हो तो दुख से आगे जाना है। नहीं सॉरी, अगर बैलेंस शीट बैलेंस हो जाए तो दुख से आगे जाना है, और अगर ना हो तो खुशी से आगे जाना है, पर आगे जाना है, रुकना नहीं है। 1-2 नंबर कहीं पे कोई छोटी सी गलती हो गई होती है जिससे निकल रहा होता है वो डिफरेंस, वो ढूंढने बैठो 15 मिनट लग जाते हैं, 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगले सवाल के आसान 15 नंबर चले जाएंगे। तो बहरहाल ऐड कर, ये क्या कि नेट कैश लॉस, इसमें ऐड क्या करते हैं, ऐसे करके आपने हाथ रखना है, ओपनिंग को वहां पे लिखना है, और ये हाथ पर्चे में छोड़ के आपने घर आ जाना है। पर्चे में इसको नहीं उठाना, ठीक है ना। पर्चे में इसको उठाएंगे तो टेंशन भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है, दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। अगले सवाल में खुशी को ऐसे सही ना करें, गम की वजह से सही ना करें। तो ये हाथ यहाँ रखना है, और यहाँ पे क्या करना है, जाके यहाँ पे क्या करना है, जाके यहाँ पे ऐड करना है 3204। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम क्या करते हैं, वर्किंग वन से उठा के ऐड, और आंसर बैलेंसिंग निकालना है। कितना, 2355। ये मैंने बैलेंसिंग निकाला, और ये हाथ में यहीं छोड़ के घर आ गया, ठीक है। बाय द वे वैसे 2355 क्या हुआ, टोटल निकालो, क्यों नहीं निकालना, निकालो जो भी है निकालो, 2 नंबर नहीं लगानी, उसको बेवकूफ़ ना समझो, ठीक है। ओहो आपकी तस्वीर की गड़बड़ होगी जी, है तस्वीर आपने बनानी है ना जी। तो 4000 की फिगर, ये डिविडेंड पेबल बैलेंसिंग निकला है जो, ठीक है, सही है जी। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको ज़रा अच्छी सी पिक्चर लेके भाई रख लो। और आज के लिए बस इतना ही, अगर ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।